बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके साथ में शेयर करूँगा वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली के साथ ही नया स्यापा इस वक्त डल चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो कल फ़ैसला दिया नैब तरमीम के हवाले से, ये फ़ैसला मुस्तरद और जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का एक अहम हंगामी इक़दाम। कुछ तफसीलात एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस फ़ैसले को लेकर इस वक्त दो बड़ी इंपॉर्टेंट जो डिस्कशंस हैं या जो पहलू हैं उनके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। और वो ये है कि आखिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये जो फ़ैसला है ये क्यों दिया, और अपनी रिटायरमेंट के आखिरी दिन या एक दिन कबल ये जो फ़ैसला है वो उनकी जानिब से क्यों दिया गया। आया जो एस्टेब्लिशमेंट है क्या वो भी यही चाहती थी? क्या वो ये चाहती थी कि ये जो फ़ैसला है वो हो? और अगर वो ये चाहती थी कि ये फ़ैसला हो तो इससे उनको क्या जो फ़ायदा है वो होगा? और अगर वो ये नहीं चाहती थी तो फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो फ़ैसला दिया है इसकी क्या डिटेल्स हैं? कुछ इस हवाले से भी अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि नैब तरमीम केस का जब फ़ैसला सामने आया और इस फ़ैसले में चूँकि नैब की जो तरामीम थी कुछ उनको कलअदम करार दिया गया, जिसके बाद जो सारे केसेस थे वो 7 दिन के अंदर वापस करने का भी कहा गया कि वो तमाम तर जो केसेस हैं वो बहाल किए जाएं। तो इसके बाद जो कुछ बड़े जो नाम हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि इन लोगों के जो मुकदमात हैं वो वापस हुए हैं। नैब तरमीम का कलअदम करने के बाद साबिक सदर और 6 साबिक वज़राए आज़म के केसेस जो हैं वो दोबारा नैब के पास चले गए हैं। इन केसेस की कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखता हूँ। नैब ज़राए के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जाली अकाउंट्स केस जो है वो वापस नैब के पास चला गया है। फिर इसके अलावा साबिक वज़राए आज़म में नवाज़ शरीफ हैं, फिर इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी हैं। इन तीनों के जो केसेस हैं वो भी दोबारा नैब के पास चले गए हैं। फिर इसके अलावा शहबाज शरीफ हो गए, राजा परवेज़ अशरफ हो गए और शौकत अज़ीज़ हो गए। इनका एक बड़ा अरसे से जो एक केस है वो नैब में चल रहा है, अभी तक इसके ऊपर फैसला नहीं आ रहा। बहरहाल इनका भी जो केस है वो भी वापस नैब के पास चला गया है। इसके अलावा साबिक वफाकी वज़ीर जो हैं इसहाक डार, उनका भी नैब में मुकदमा चल रहा था और कैसे उनकी ज़मानत हुई जब वो वापस आए और फिर उसके बाद उनका केस ही जो है वो ख़त्म हो गया। वो ख़ुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कह रहे हैं जी कि उनका केस वापस नैब में नहीं जाएगा क्योंकि उनका केस ख़त्म हो गया था, उनका केस वापस नहीं भिजवाया गया था। तो बहरहाल उनका ये कहना है, लेकिन उनका भी ये जो मुकदमा है वो भी नैब के पास वापस जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे, मैंने कहा वो आपके सामने में रखता चलूँ कि इससे आइडिया हो सके कि ये जो NRO 2 इन्होंने ख़ुद को दिया था इससे किस लेवल तक जो मुकदमात थे इन्होंने उसमें ख़ुद को रिलीफ़ दिया। और इसके बाद ये जो बड़ा फ़ैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से सामने आया है उसके बाद क्या जो सूरत हाल है वो सारी तब्दील हुई है। तहरीरी हुक्मनामा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया है। डिटेल जजमेंट 58 सफ़हात पर यह मुश्तमिल है। इससे पहले जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ओपन कोर्ट में फ़ैसला सुनाया था वो शॉर्ट ऑर्डर था, और उस शॉर्ट ऑर्डर में जो मेन क्रक्स था फ़ैसले का, जो आप कहें कि वही असल फ़ैसला था, तो वो उन्होंने सुना दिया था। लेकिन इसकी कुछ जो डिटेल्स हैं वो सामने ही, उसमें ये होता है कि इस शिक को इस तरह से उड़ा दिया गया, ये किया गया, वो किया गया। इसकी मुख्तसर सी जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि आगे जिन चीज़ों के हवाले से मैं आपको चीज़ें शेयर करूँगा उसके लिए फ़ैसला की जो अंडरस्टैंडिंग है वो होना ज़रूरी है। तो आपको ये चीज़ जो पहले आप समझ लें। अच्छा, तहरीरी फ़ैसले में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया और नैब तरमीमी सेशन 3 और 4 से मुतल्लिक तरमीम का कलअदम करार दी गई। अवामी ओहदों पर नैब कानून के तहत 50 करोड़ की हद जो तरमीम को भी कलअदम करार दिया गया। 50 करोड़ की हद ये थी कि नैब 50 करोड़ से कम के जो केसेस हैं वो नहीं सुन सकता, यानी कि 50 करोड़ से कम की अगर किसी ने करप्शन की है तो नैब उसका केस तहकीकात उसकी नहीं कर सकता, यानी कि वो 50 करोड़ जो है वो करप्शन के ज़ुमरे में इनके मुताबिक नहीं आते। 50 करोड़ से ऊपर की रकम करप्शन के ज़मरे में आती जिसको नैब तहकीकात कर सकता है। तो इस तरमीम को कलअदम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से करार जो है वो दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने
जो है वो इस फ़ैसले से इख्तलाफ किया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह का जो इख्तलाफी नोट है ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ, ताकि चूँकि 2-1 से ये फ़ैसला आया है अक्सरियती, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने ये एक साइड पर थे और जस्टिस मंसूर अली शाह एक साइड पर थे। तो जो उन्होंने इख्तलाफ किया है इस फ़ैसले से उसमें वो ये जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं कि अक्सरियती फ़ैसले से इत्तेफाक नहीं करता, यानी कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ने जो अक्सरियती फ़ैसला दिया उसको ये मुस्तरद करते हैं। मेरे नज़दीक केस का बुनियादी सवाल नैब तरमीम नहीं पार्लिमान की बालादस्ती है। अच्छा, ये जो बार बार अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं पार्लिमान की बालादस्ती और जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो कि कल चीफ जस्टिस का हल्फ लेंगे, तो ये उनका एक स्टांस तो है, लेकिन उसके बाद जो उनका टेन्योर होने जा रहा है, क्योंकि सवाल तो तब होते हैं कि जब आपके पास इख्तियारात आते हैं और आप अपने ओहदे के ऊपर बैठे होते हैं। नीचे तो हर कोई जो है वो आपके ऊपर सवालात वगैरह करता रहता है और वो ये कहता है कि भाई पार्लिमान आला है और ये है, लेकिन जब आपको ओहदा मिलता है उस ओहदे के बाद आप कितनी उस चीज़ को वैल्यू देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का जो बतौर चीफ जस्टिस टेन्योर जो है वो इस हवाले से आप देखिएगा कि बड़े सवालात उनके ऊपर जब वो आगे केसेस चलेंगे दौर भी मुश्किल होगा और इस तरह के सवालात भी उठेंगे। तो बहरहाल मज़ीद इख्तलाफी नोट में जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं कि फ़ैसला मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इख्तियारात के इस्तेमाल के आइनी असूल से मुताबिकत नहीं रखता। नैब कानून का अक्सरियती फ़ैसला खुद बुनियादी आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। मज़ीद लिखते हैं जी कि अक्सरियती फ़ैसला कल रात को मौसूल हुआ, मैं इस फैसले से इत्फाक नहीं करता, इतने कम वक्त में इख्तलाफात की वजूहात तहरीर नहीं कर सकता, तफसीली इख्तलाफी नोट में बाद में जारी करूँगा, लेकिन मेरे नज़दीक केस का बुनियादी सवाल नैब तरमीम नहीं पार्लिमान की बालादस्ती है। पार्लिमान पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के चुने गए नुमाइंदों का ऐवान है। ये सवाल पार्लिमानी आइनी जमहूरियत की अहमियत का हामिल है। ये सवाल रियासत के 3 सतूनों और ताकत की तकसीम का है। ये मामला महदूद अदालती हदूद का है जिसमें गैर मुंतखब जजेस होते हैं। तो ये उन्होंने कुछ अहम सवालात अपने इख्तलाफी नोट में किए और अभी वो डिटेल इख्तलाफी नोट भी देंगे। अच्छा, मज़ीद लिखते हैं जी कि बुनियादी हकूक़ समेत किसी कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी नहीं हुई। फ़ैसला मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इख्तियारात के इस्तेमाल के आइनी असूल से मुताबिकत नहीं रखता। यानी कि ये जो सारे केसेस इनके वापस हुए थे उनके नज़दीक बुनियादी हकूक़ की कोई इसमें इस कानून में कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई और मुंतखब नुमाइंदों ने ये फ़ैसला किया था। अब ये भी तो देखना है कि वो जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जिन्होंने ये फ़ैसला किया, ठीक है पार्लिमान की बालादस्ती की बात की जाती है, लेकिन जब 6-6 लोग सिर्फ पार्लिमान में बैठे हों, मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्लिमान में है ही नहीं और इस तरह की कानून साजी की जा रही है, तो फिर इसको कैसे पार्लिमान की जो बालादस्ती आया वो बालादस्ती बरकरार भी है या मुंतखब नुमाइंदों ने वो बरकरार रखी भी हुई है। आप एक पार्टी की वजह से एक पार्टी के टिकट के ऊपर मुंतखब होते हैं, एक पार्टी के नाम पर इमरान खान के नाम पर मुंतखब होते हैं और बाद में आप जो है उस पार्टी से ही बगावत करते हैं, उसको जो लौटे थे उनके हवाले से सारा जो कुछ हुआ आदम एतमाद और वो चीज़ें वो सारी की सारी आपके सामने हैं। तो ठीक है, पार्लिमान की बालादस्ती की बात ठीक है, लेकिन अब वो पार्लिमान जो है क्या वो वाकई वो पार्लिमान है जो कि होनी चाहिए थी? इसका जवाब है नहीं, मुल्क की सबसे बड़ी जमात थी उसके अंदर नहीं है। तो बहरहाल मज़ीद वो लिखते हैं जी कि फ़ैसला इख्तियारात की तकसीम के असूल से मुताबिकत नहीं रखता। अक्सरियत एक पार्लियामेंटेरियन के इस गैर आइनी मकसद का शिकार हो गई है जिसके तहत कानून साजी के मकसद और पॉलिसी से मुतल्लिक सियासी बहस को पार्लिमान से निकाल कर अदालत में लाना है। तो ये इनका जो अक्सरियती नोट था इनकी जानिब से लिखा गया और मज़ीद जो ये डिटेल जजमेंट थी चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ने लिखी, इसमें इसका जो क्रक्स था इवन के डिटेल जजमेंट में भी वही ये 2-3 लाइनें ही थी। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि 90 दिन के रिमांड की बात की जा रही है, तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि 90 दिन का रिमांड जो था उसको कम करके नई नैब तरमीम में 30 दिन कर दिया गया था, तो उसको चैलेंज ही नहीं किया गया था, इसलिए वो वाली नैब तरमीम जो है वो अपनी जगह पर है और जो रिमांड है वो 30 दिन का ही है, वो 90 दिन का नहीं है। तो क्योंकि ये चीज़ें चल रही थी कि तमाम की तमाम नैब तरामीम का अदम करार नहीं दी गई, कुछ तरामीम का अदम करार दी गई हैं, तो उनमें एक ये वाली जो तरमीम थी 90 रोज़ रिमांड की, तो ये मैटर था ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने। आगे चलते हुए नाज़रीन, साइफर केस के हवाले से भी एक खबर है और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने साइफर केस के अखराज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई थी, लेकिन इसके ऊपर इनिशियल स्टेज के ऊपर जो एतराज़ात थे वो लगे, लेकिन अब जो एतराज़ात हैं वो दूर कर दिए गए हैं और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक जो हैं
उन्होंने इसके ऊपर समाअत की है और बहरहाल इस दरख्वास्त को डायरी नंबर लगाने की जो हिदायत है वो कर दी है और इस केस के खराज के लिए रुजू किया था और अब बाकायदा तौर पर इस मामले के ऊपर भी हाई कोर्ट में समाअत शुरू होगी, लेकिन समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब करेंगे, जिन पर ऑलरेडी इमरान खान साहब कई मरतबा ये कह चुके हैं कि वो उनका केस ना सुने। अब आता हूँ मेन मुद्दे की तरफ में आगे बढ़ते हुए, और इसमें नाज़रीन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं कल वो हल्फ उठाने जा रहे हैं, लेकिन जो उनका पहला वर्किंग डे होगा, कल चूँकि संडे है तो वर्किंग डे उनका पहला मंडे को होगा, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिस जो है वो जारी किया गया है और इस नोटिस में कहा गया है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट है इस केस की समाअत 18 सितंबर को यानी कि पहले वर्किंग डे में ही होगी, लेकिन बाकायदा तौर पर कोई काज लिस्ट जारी नहीं की गई, सिर्फ नोटिस के ज़रिए आगाह किया गया है। और ये जो नोटिस है ये बुनियादी तौर पर भेजे गए हैं, जो इसमें फ़रीक़ैन होते हैं अटॉर्नी जनरल और वकला वगैरह, उनको नोटिस भेजा गया और उनको नोटिस भेजते हुए ये आगाह किया गया है कि आपने इस समाअत के लिए आना है, लेकिन कोई बेंच के हवाले से नहीं बताया कि बेंच इसमें क्या होगा। तो अब इसमें जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट सोर्सेज का जो कहना है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इसमें पहले फुल कोर्ट बनाएंगे और 14 के 14 जजेस उसमें होंगे और ये डिसाइड किया जाएगा कि ये जो एक्ट है इस एक्ट का क्या करना है। अगर तो ये एक्ट मुस्तरद हो जाता है तो फिर तो ठीक है, ये जो नैब तरमीम वाला फ़ैसला है, ये जो बेंचेज़ हैं ये भी कायम रहेंगे, लेकिन अगर ये जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसके ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो मेन इख्तलाफ था कि भाई ये जो बेंचेस बनाने का इख्तियार है ये सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं है, तो उस बुनियाद के ऊपर फिर एक नैब का जो बेंच बना हुआ है ये बेंच के ऊपर भी सवाल उठ जाएगा और फिर अगर नज़रसानी इसमें आती है तो काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो फिर इसको सुनेंगे, तो ज़्यादा चांसेस इस वक्त यही बताए जा रहे हैं कि हो सकता है कि वो जो है वो इस नज़रसानी में ये जो फ़ैसला है इसको मुस्तरद कर दें, क्योंकि उसमें फिर जो एक जस्टिस मंसूर अली शाह का, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब अगर होते हैं तो फिर भी 2-1 का होगा और अक्सरियती फ़ैसला जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन एक अब नई तब्दीली के साथ एक नया जो स्यापा आप इसको कह लें या जो भी है, तो 18 सितंबर से ये जो चीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शुरू हो रही है और इम्कान ये है कि पहले दिन ही जो फुल कोर्ट बेंच है वो बैठेगा और इस हवाले से फ़ैसला करेगा। लेकिन इसमें मसला एक ये है कि इस वक्त जो बताया जा रहा है, जो एक डिवीज़न चली आ रही थी 7 और 8 की, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जाने के बाद वो जो डिवीज़न है वो फिर 7-7 हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर जो है वो क्या किया जाएगा अगर 7-7 से कोई फ़ैसला आ जाता है। तो बहरहाल देखते हैं कि 18 तारीख को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो इस हवाले से किस तरह से जो समाअत है वो करते हैं। आखिर में नाज़रीन एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करता चलूँ। इस वक्त नया तरमीम के फ़ैसले को लेकर 2 इम्पोर्टेंट पहलुओं के ऊपर जो डिस्कशन है वो की जा रही है। एक डिस्कशन तो ये की जा रही है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी यही चाहती थी कि इस तरह से नैब तरमीम का जो फ़ैसला है वो आए और नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया जाए, और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि ताकि जब इन सियासी जमातों के ऊपर और इन अवामी नुमाइंदों के ऊपर जब केसेस की एक तलवार लटकेगी तो आगे चलकर जब इनसे कोई बातचीत होगी, कोई डील होगी या कोई इस तरह से ये ज़्यादा जो है वो खुलने की कोशिश करेंगे, तो ये जो केसेस की तलवार है ये लटकाई जाएगी और अपने ग्राउंड्स के ऊपर जो बात है वो मनवाई जाएगी। तो एक पहलू तो ये डिस्कस किया जा रहा है इस फैसले के बाद। दूसरा पहलू जो डिस्कस किया जा रहा है वो ये कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस फैसले से बिल्कुल उसको दिलचस्पी नहीं थी कि जो भी इससे केस का जो फ़ैसला है वो आए, और जो इसकी रीज़न है, और फिर उसके बावजूद ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने आखिरी जो फ़ैसला है वर्किंग डे में वो ये क्यों दिया। तो इसकी एक रीज़न जो बताई जा रही वो ये कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो शायद अपनी जो एक लेगेसी थी या जो एक अहमियत आप कहें या एक जो वैल्यू उसको लफ्ज़ दे दें, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हर तरफ से उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो इससे भी उन्होंने कुछ बचना था और अपने दौर के हवाले से कुछ ना कुछ उन्होंने एक ऐसा देना था कि जिस फैसले की बुनियाद के ऊपर कहा जा सके कि नहीं देखें उन्होंने ये एक जो बड़ा फ़ैसला था वो दिया। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो ज़ाहिर सी बात है उन्हीं की ही इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी जिसको काबिल समाअत करार दिया गया है। तो एक ये इसकी जो रीज़न है वो बताई जा रही है कि इस वजह से भी चलो उन्होंने दे दिया कि जो है वो एक उनकी लेगेसी बरकरार रहे और एक ये फ़ैसला उनके क्रेडिट के ऊपर हो। तो बहरहाल ये 2 मुख्तलिफ पहलू हैं
जो कि डिस्कस किए जा रहे हैं। अभी तो यही है कि फ़ैसला तो उन्होंने दे दिया है और फ़ैसले को जस्टिस मंसूर अली शाह तो मुस्तरद कर चुके हैं, इख्तलाफ कर चुके हैं इससे, और बाकी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब 18 तारीख को क्या करते हैं, फ़ैसला कब तक ये रहता है, ये अब 18 तारीख को जब फुल कोर्ट अगर बैठेगा तो एक नई तब्दीली और एक नया जो सुप्रीम कोर्ट है वो देखने को मिलेगी। उस पर क्या होता है डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।